नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहाँ पर एक तरफ यहाँ पर ओमकार, सनी, प्रीति ये सब आपस में मजाक कर रहे थे, वहीं धनंजय भी इनका साथ दे रहा था। तो उधर दूसरी तरफ यहाँ पर राहुल अपने ही ख्यालों में था। राहुल अभी भी कुछ सोच ही रहा था। वो यहाँ पर अपने ख्यालों में तो था, लेकिन साथ के साथ वो उन सभी के साथ टाइम स्पेंड भी कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में अनिका के दिमाग में इस वक्त बस आलिशा के बारे में ही चल रहा था। वो बस अभी आलिशा के ही बारे में सोच रही थी। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मैटर में आलिशा की मदद कैसे करे, क्योंकि उसे भी यहाँ पर प्रिंसेस लतिका की काफ़ी चिंता हो रही थी। और वो अनिका भी नहीं चाहती थी कि प्रिंसेस लतिका अपनी माँ आलिशा से दूर हो, क्योंकि उसकी परवरिश तो आलिशा ने ही की थी, भले ही उसे जन्म किसी ने ही क्यों ना दिया हो। इसलिए बस वो किसी ना किसी तरह से कोई ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचना चाहती थी। वो कुछ सोच रही थी कि आखिर वो कौन से पॉइंट को जोड़े, आखिर वो कैसे क्या करे कि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लें। इधर अब अनिका ये सोच ही रही थी, तभी अनिका की नज़र अब रोहित पर जाती है। उसकी नज़र जैसे ही जाती है तो अब अनिका के मन में आता है कि रोहित को होश क्यों नहीं आ रहा है, एक बार उसे चेक कर लेना चाहिए। हालांकि अनिका जानती थी कि उसकी माँ स्वाति मल्होत्रा रोहित को रेगुलरली चेक कर रही है और साथ के साथ उसे भी वही लेप लगा रही है जो कि अनिका के जख्मों पर लगाया जा रहा था। लेकिन आज अनिका रोहित को अपने आप ही एग्जामिन करना चाहती थी, इसलिए अनिका अब रोहित के पास चली जाती है और अब उसके पास जाकर अब अनिका उसे चेक करने लगती है। रोहित को एक बार अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद अब अनिका तो एकदम से ही हैरान हो जाती है, क्योंकि जब अनिका ने रोहित को एग्जामिन किया तो उसे समझ में आया कि रोहित तो बेहोश था ही नहीं, बल्कि रोहित एक गहरी नींद में सो रहा था। और वो ऐसे गहरी नींद में क्यों सो रहा था, और वो भी इतने समय से। अनिका भी रोहित को गहरी नींद में देखकर उसे समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो अब तक यही सोच रहे थे कि रोहित अभी तक बेहोश है। इधर अनिका अपने मन में अभी यही सोचती है कि मैं क्या करूं जिससे मिस्टर मारवा उठ जाए, क्योंकि मिस्टर मारवा को तो अब उनकी इस गहरी नींद से उठाना ही होगा। अब उनके लिए और सोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अब मुझे ही कुछ करना होगा। आखिर कौन थी वो जिसने इनका इलाज किया है, और ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से ये इतनी गहरी नींद में सो गए हैं। आखिर इन्हें कैसा ट्रीटमेंट मिला है, कैसी इन्हें दवाइयाँ दी गई हैं जिससे अभी ये उठ ही नहीं रहे हैं। इनका इलाज किसने किया होगा, मुझे बस एक बार इसके बारे में माँ से बात करनी होगी, क्योंकि माँ ही ने यहाँ पर लेकर आई थी। तो हो ना हो माँ को पता होगा कि किसने इनका इलाज किया होगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक बार राहुल से मिलना होगा, क्योंकि अब समझ में आया कि लतिका के कस्टडी को केवल अब राहुल ही रोक सकता है। इसलिए मुझे उससे बात करनी होगी। यानी का भी अपनी ही सोच में थी, और अब वो अपने मन में सोचती है कि अब अपने आप में डिसाइड करती है कि उसे अब हर हाल में राहुल से मिलने के लिए आज ही निकलना होगा। अभी जैसे ही अनिका अब ये सब सोचकर अब फिर से रोहित के पास से उठती है तो उसे अब पीछे से एनी की आवाज़ आती है, क्योंकि एनी यहाँ पर उनके बाथरूम के दरवाजे से फिर से उनके कमरे में आ गई थी। इसलिए जब एनी ने देखा कि अनिका फिर से अपने बेड से उठकर अब रोहित की तरफ आई हुई है, तब एनी अब अनिका को आवाज़ लगाते हुए कहती है,
अनिका मैडम, आपको अभी रेस्ट करना चाहिए। अभी अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। आपको क्यों एक बात बार बार बतानी पड़ रही है? अब एनी की इस बात पर अब अनिका कहती है, एनी अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, डोंट वरी। अनिका की ये बात सुनते ही अब एनी की नज़र अब फिर से अनिका के जख्मों पर जाती है, जो कि अभी पूरी तरह से भरे नहीं थे। अब एनी उसके जख्मों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अभी अभी नहीं, अभी आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। कम से कम अपने जख्मों को तो देखिए। अगर आप मेरी बातों को वैसे नहीं मान रही तो। एनी की इस बात पर अब अनिका कहती है, एनी मेरा यकीन करो मैं ठीक हूँ, और रही बात मेरे जख्मों की तो मैं मेरे जख्मों पर लेप लगाती रहूँगी। यू डोंट वरी, क्योंकि अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अभी अभी मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ से नहीं गई तो सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? प्लीज़ मुझे एक बार अपना फ़ोन देना। एनी अब जैसे ही अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाल कर अब अनिका को देती है, तब अनिका एनी से पूछती है कि क्या तुम्हारे फ़ोन में प्रीति का नंबर भी है क्या? अनिका की इस बात पर अब एनी हाँ में अपना सिर हिला देती है। इधर एनी अब एनी के फ़ोन के लॉक को खोलकर अब उसमें प्रीति के नंबर को सर्च करती है। एनी के फ़ोन में प्रीति का नंबर निकलने के बाद अब अनिका प्रीति के नंबर को डायल कर देती है। इधर कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है, तो अब अनिका प्रीति से कहती है, हेलो प्रीति, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी अनिका दीदी। अब अनिका की ये आवाज़ सुनते ही तो अब प्रीति को जैसे प्रीति बहुत ही खुश होती है। प्रीति को ऐसे लगा कि ना जाने कितने ही बरसों के बाद उसने अपनी अनिका दीदी की आवाज़ सुनी है, क्योंकि प्रीति की नज़रों में अनिका की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। इसलिए अब प्रीति ने कहा, हाँ दीदी बोलिए, पहले ये बताइए आप कैसी हो, आप ठीक तो है ना? क्योंकि कितने लंबे समय के बाद आपसे बात हुई है। प्रीति की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या राहुल भी तुम्हारे साथ है क्या? और तुम सब कहाँ पर हो? क्या तुम मुझे वो लोकेशन बता सकती हो? अब अनिका की इस बात पर अब प्रीति कहती है, दीदी हम सब तो साथ में ही हैं, राहुल भी हमारे साथ ही है। और हाँ, मैं आपको इसी नंबर पर लोकेशन भेज देती हूँ यहाँ की। इधर अब प्रीति की ये बात सुनते ही अब अनिका ने कहा कि हाँ अभी बस जल्दी ही करो, क्योंकि मैं वेट ही कर रही हूँ। इस बात पर अब प्रीति कहती है, दीदी क्या हुआ? क्या आप हमसे मिलने के लिए आ रही हो? ये सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ मैं वहीं तुम सबसे मिलने के लिए आ रही हूँ। अनिका की इस बात पर अब प्रीति बहुत ही खुश होती और कहती है, ये तो बहुत ही ठीक है, क्योंकि मुझे भी आपसे मिले हुए बहुत समय हो गया है। ठीक है दीदी, मैं बस अभी ठीक है दीदी, मैं आपका वेट कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ। इसके बाद अब वो बाय बोलकर फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब प्रीति यहाँ पर अपनी लोकेशन को अब अनिका के फ़ोन यानी कि एनी के नंबर पर सेंड कर देती है। यानी का अब अनिका को जैसे ही अब यहाँ पर प्रीति से उसकी लोकेशन मिलती है, तो अब अनिका अब वही लोकेशन अब आलिशा को भी सेंड कर देती है। और उस लोकेशन को सेंड करते हुए अब वो आलिशा के लिए एक मैसेज भी लिखती है कि आलिशा जितना जल्दी हो सके इस लोकेशन पर पहुँचो, शायद तुम्हारी कोई मदद हो जाए, क्योंकि तुम जितनी जल्दी यहाँ पर पहुँचोगी तो जो तुम्हें वहाँ पर डिसीजन लेने में कठिनाई हो रही है, उसका शायद कोई वहाँ पर तुम्हें हल मिल जाएगा। इस मैसेज को सेंड करने के बाद अनिका अब अपने कबर्ड से अब अपने कपड़ों को निकालकर सीधा ही बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। इधर एनी बस यहाँ पर अनिका को बड़े ही ध्यान से अनिका को ही देख रही थी। वो उसकी हर एक एक्टिविटी को देख रही थी कि आखिर अनिका इतना मना करने के बावजूद भी ये सब क्यों कर रही है। और वो भी यही सोच रही थी कि इस वक्त रोहित सर को भी तो होश नहीं आया हुआ है ना। काश रोहित सर को होश आया हुआ होता तो शायद वो अनिका को रोक लेते, क्योंकि और किसी की नहीं तो शायद वो रोहित सर की तो बात को मान लेती, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि ऐसी हालत में उनका यहाँ से जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूँ? हाँ, एक आइडिया है, मुझे बॉस से बात करनी चाहिए, क्योंकि अनिका मैडम ऐसी हालत में अगर बाहर जा रही हैं तो वो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
वहीं एनी जो अभी यही सोच रही थी, वहाँ बाथरूम में अनिका ने अपने जख्मों पर अब वो लेप लगा लिया था और उस लेप को लगाने के बाद उसके ऊपर अब अपनी खुद ही ड्रेसिंग भी कर ली थी, क्योंकि ये बात तो अनिका भी जानती थी कि उसके जख्म अभी ठीक नहीं है और इसलिए उन्हें अपने जख्मों पर इस लेप को लगातार लगाना होगा। लेकिन अब वो इतनी ठीक हो चुकी थी कि अब वो अपनी ड्रेसिंग खुद कर सकती थी। अपनी ड्रेसिंग खुद करने के बाद अब अनिका चेंज करने के बाद अब सीधा ही फिर से अपने रूम में आ जाती है और अब अपने रूम में आने के बाद अब अनिका एनी से कहती है, अपने रोहित सर का ख्याल रखना, थोड़ी ही देर में मैं बस आती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब एनी कहती है, आप मैडम आप अकेले बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं तो प्लीज़ ये तो मान लीजिएगा कि आप अपने साथ जॉन को लेकर जाइएगा, क्योंकि इस समय आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो और अगर जॉन आपके साथ रहेगा तो अगर किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई होगी तो जॉन आपकी हेल्प करेगा। एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका ने कहा, इट्स ओके, मैं खुद का ख्याल रख लूँगी एनी, डोंट वरी। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने फेस पर अब अपना मास्क लगा लेती है और अब वो सीधा ही अब बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। अनिका बाथरूम के रास्ते से सीधा ही नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है। बेसमेंट में जाने के बाद अब वो जल्दी से अपनी गाड़ी के लॉक को खोलती है और अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन की तरफ जाने लगती है जो कि प्रीति ने उसे दी थी, क्योंकि अनिका यहाँ पर एनी के फ़ोन को अपने साथ ही लेकर चली गई थी। यहाँ एनी अभी रोहित को ही मॉनिटर कर रही थी और वो भी यही सोचती है कि रोहित सर कब उठेंगे, इन्हें अब तक होश क्यों नहीं आ रहा है। वहीं इधर दूसरी तरफ राजमहल में आलिशा, जो कि अभी अपने कमरे में थी, जैसे ही उसे अपने फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन सुनाई दिया तो उसने जल्दी से अपने फ़ोन को उठाकर अपने हाथ में लेकर उसे चेक किया तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर तो अनिका का मैसेज आया हुआ था। अनिका का भेजा हुआ मैसेज देखकर अब यहाँ पर आलिशा जल्दी से उस मैसेज को खोलती है और अब उसे पढ़ लेती है। जैसे ही वो उस पर मैसेज को पढ़ती है तो उसके साथ ही वहाँ पर एक लोकेशन आई हुई थी। जब आलिशा ने उस लोकेशन पर अपना टैप किया तो उस लोकेशन को देखकर अब आलिशा अपने मन में सोचती है, यहाँ पर कौन हो सकता है, भला यहाँ मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा और इस लोकेशन पर जाने के लिए अनिका मुझे भला क्यों कह रही है। इधर अपनी सोच को अपने दिमाग से इधर हटाते हुए आलिशा भी अब जल्दी से चेंज करके आ जाती है, क्योंकि इतना बात तो आलिशा भी जानती थी कि अनिका ने उसे ऐसे ही तो ये लोकेशन नहीं भेजी होगी, जरूर वहाँ पर कोई ना कोई तो होगा, इसलिए उसे भी एक बार उस लोकेशन पर चलकर चेक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पर कोई नहीं हुआ था तो अनिका ने मुझे ये सब क्यों भेजा है। और अब वो अपने चेहरे पर फिर से अपना मास्क लगाकर अब वो अपने रूम में बने सीक्रेट रास्ते से अब वो अंडरग्राउंड होते हुए ही राजमहल के बेसमेंट में आ जाती है, क्योंकि आलिशा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसे यहाँ से राजमहल से निकलता हुआ कोई भी देखे। वहाँ अभी एक गाड़ी थी, उस गाड़ी को लेकर वो सीधा ही अंदर अभी राजमहल से बाहर आकर अब उस लोकेशन की तरफ जाने लगती है। और अब वो अपने फ़ोन से इधर अब धनंजय पीरामल को एक मैसेज करते हुए ही वो लिखती है, मामा जी हमें कुछ ज़रूरी काम है, हम बस उसे ही करने के लिए जा रहे हैं, हमारी एब्सेंट में आप सब संभाल लीजिएगा। इसे लिखकर अब वो धनंजय को इस मैसेज को सेंड कर देती है और इस मैसेज के सेंड करने के बाद आलिशा अब उसी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ के लिए अनिका ने उसे कहा था। यहाँ इधर राजमहल में धनंजय भी अपने रूम में खड़े अपनी ही किसी सोच में थे। वो भी यही सोच रहे थे कि अगर राजीव ने मुझे नहीं बताया ना कि आखिर लतिका का पिता कौन है तो मैं इसके बारे में रोहित से बात करूंगा, क्योंकि रोहित ने ही लतिका को जब वो छोटी सी थी तो उसे आलिशा को दिया था, तो जरूर रोहित को तो उसके बारे में पता ही होगा। आखिर उसका पिता कौन है, रोहित उसका सच जरूर जानता होगा।
उसके पापा के बारे में भी, और सारी की सारी सच्चाई। और इधर लतिका आलिशा तक कैसे पहुंची, क्या हुआ था उस वक्त, मेरे इन सभी सवालों का जवाब रोहित ही दे सकता है। या धनंजय पीरामल अभी सोच ही रहे थे कि तभी उनके फ़ोन पर अब आलिशा के भेजे हुए मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन को देखकर धनंजय पीरामल अब सोचते हैं, ये लड़की आलिशा कहाँ जा रही है, आखिर अभी से कौन सा जरूरी काम आ गया। खैर, इसके आने के बाद मैं इससे बात करूंगा कि आखिर ये ऐसे बिना कुछ बताए कैसे चली गई, लेकिन फिलहाल मुझे करण से बात करनी होगी। ये सोचते हुए ही धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया को इधर सीधा ही फोन लगा देते हैं। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है तो धनंजय पीरामल कहते हैं, करण, तेरी आयशा से कुछ बात हुई है क्या? उसने तुम्हें कुछ बताया है कि कल वो किससे मिलने के लिए गई थी? अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे नहीं यार, अभी तो मैं राजमहल से यहाँ अपने रूम में ही तो पहुँचा हूँ। तुम्हारी और मेरी पहले भी तो इस बारे में बात हो चुकी है। जहाँ करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे, तो वहीं इधर दूसरी तरफ अंजलि मामी जैसे ही अब अपने रूम के पास आई तो उन्होंने जब अपने रूम के दरवाजे को नॉक किया तो कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो वहां पर सामने किशन मामा खड़े हुए थे। और अब वो वहां पर किशन मामा खड़े हुए थे। किशन मामा को देखकर अब अंजलि सीधे ही अंदर आने लगती है। इधर अब अंजलि मामी को देखते हुए किशन मामा कहते हैं, हाँ आओ। और ये सुनते ही अंजलि मामी अब पूरी तरह से अंदर आ जाती है। तो यहाँ अब किशन मामा ने पूरे ही रूम को डेकोरेट किया हुआ था। उसने वहाँ पर अरोमा कैंडल लाइट से, फ्लावर और हार्ट शेप बैलून से ये सब कुछ इस कमरे को सजाया हुआ था। कमरे की इतनी सजावट देखते हुए अब अंजलि मामी सरप्राइज होती है और वो कहती है, ये सब क्या है किशन? अब क्या हमारी उम्र है इस तरह से कुछ करने की? अंजलि मामी ने अभी ये कहा ही था कि तभी किशन मामा ने अपने एक हाथ की उंगलियों को उसके लिप पर रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया और उसे कहा कि अभी तो हम जवान हैं और हमारी उम्र भी है अभी रोमांस करने की। ये सुनते ही अंजलि मामी कहती है, वो सब तो ठीक है किशन, लेकिन आपकी श्वेता से कुछ बात हुई है क्या? अंजलि मामी किस बात पर? अब किशन मामा कहते हैं कि वो सारी बातें बाद में अंजलि, अभी ये वक्त बस हम दोनों का है तो इसे बस साथ में स्पेंड करते हैं। यहाँ किशन मामा और अंजलि मामी एक दूसरे के साथ अभी अपना स्पेशल टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो वहीं इधर आकाश गुलेरिया भी अब बच्चों के रूम के सामने आ जाता है और अब वो उसे वहाँ पर बच्चों के कमरे के बाहर आने के बाद अब वो उनके कमरे को नॉक करने लगता है। तो वो देखता है कि उसकी बहन अनिका तो आयशा मारवा के रूम से बाहर निकल रही थी, क्योंकि जब वो कमरे को नॉक कर रहा था तो उसे आयशा के कमरे पर उसकी नज़र गई। उन्हें देखकर अब आकाश गुलेरिया अनिका की तरफ ही बढ़ जाता है। तो वहीं अब उसे बच्चों के रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, क्योंकि आकाश गुलेरिया ने बच्चों के कमरे को तो नॉक कर दिया था, लेकिन साथ के साथ अनिका को वहां से निकलता हुआ देखकर अब वो अनिका से बात करने के लिए उस तरफ बढ़ गया था। इधर बच्चों के दरवाजा भी खुल गया था। तो वो जैसे ही देखता है कि रिया ने दरवाजा खोला है, अब रिया को वहां पर दरवाजा खोलता हुआ देखकर अब आकाश कहता है, सॉरी बेटा, मुझे आपकी मम्मा से बात करनी थी। इस बात पर अब रिया कहती है, मामू, मम्मा तो दादी माँ के रूम में ही गई है ना। यहाँ आकाश और रिया बात कर ही रहे थे तो वहीं अब तक स्वाति मल्होत्रा भी वहां आ जाती है और क्योंकि उनकी बातों को अब स्वाति मल्होत्रा ने भी सुन लिया था इसलिए वो उनकी तरफ ही बढ़ जाती है। और वहां आने के बाद अब वो रिया से कहती है, क्या बात है रिया, आज अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर रही हो क्या तुम? ये तो आपके गेम खेलने का टाइम है ना। अब जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने ये कहा तभी रिया को एकदम से याद आ जाता है कि हाँ, उसके डैड ने तो उसके लिए एक नया टाइम टेबल बनाया है जिसके हिसाब से ही उसे अब काम करना होगा, जिसमें उसका गेम खेलने का भी एक फिक्स टाइम ही था। इसलिए इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ मम्मा,
थैंक यू सो मच। मैं तो गेम खेलना ही भूल गई थी। तभी अब आकाश मामू, लेकिन तब मैं बस भूल ही गई थी, मुझे नहीं पता था। वो तो अच्छा हुआ कि आकाश मामू ने दरवाजे को नॉक किया। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ आकाश चलो अंदर आ जाओ, क्या बात करनी है। ये सुनते ही आकाश भी अभी स्वाति मल्होत्रा से कहता है, अनिका मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है, बच्चों के साथ नहीं। अब आकाश की ये बात सुनते ही इधर अब रिया कहती है कि मैं आउटडोर में हूँ मामू, तब तक आप यहाँ पर बात कर सकते हो। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम आउटडोर में बिल्कुल भी नहीं जाओगी। तुम अभी छोटी हो, आप जाओ, जाकर अंदर गेम खेलो। अगर तुम्हारा गेम खेलने का ये टाइम वेस्ट हो गया तो फिर तुम्हें दोबारा से वो टाइम नहीं मिलेगा। फिर तो तुम कल ही गेम खेलना, क्योंकि ये बात तो अब तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। ये सुनते ही इधर रिया अब अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, अरे मामा मैं तो फिर से भूल गई। ये कहते हुए ही अब वो अंदर की तरफ जाने लगती है कि तभी इधर स्वाति मल्होत्रा वो से कहती है, जो मैंने आपको वो बुक दी थी ना एडवांस टेक्नोलॉजी की, उसे भी साथ में ही पढ़ना। अब अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, ओके मामा मैं उसे भी साथ में पढ़ूंगी। इधर रिया के जाने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब आकाश गुलेरिया से कहती है, हाँ आकाश कहो तुम क्या कहना चाह रहे थे। स्वाति की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि किसी और रूम में चलें क्या, मेरे ख्याल से जिस रूम में धनंजय पापा रहते थे वो हमें उसी रूम में जाना चाहिए। अब आकाश की इस बात पर अब स्वाति भी कहती है, हाँ चलो। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो दोनों उस रूम के पास आ जाते हैं और अब वो उस रूम के दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आगे स्वाति मल्होत्रा थी और पीछे पीछे आकाश। अब स्वाति जैसे ही अंदर गई तभी आकाश दरवाजे को बंद कर देता है और अब वो स्वाति की तरफ मुड़ता है और अब स्वाति मल्होत्रा से कहता है, अनिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ आकाश कहो ना, क्या बात है। यहाँ आकाश अभी स्वाति मल्होत्रा को अनिका समझकर सब कुछ बता देता है जो कि राजमहल में हुआ, और स्वाति भी उतने ही ध्यान से जैसे अनिका सुनती थी हर एक बात को, उतने ही ध्यान से सारी ही बातों को सुन रही थी कि वहाँ जो कुछ भी हुआ स्वाति को सब कुछ आकाश से ही पता चल रहा था, क्योंकि स्वाति को इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं मिली थी। वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जो उसे प्रीति ने सेंड की थी, और वहां पहुंचने के बाद वो बालिशा का ही वहां पर वेट करने लगती है, क्योंकि अनिका ने सोचा था कि वो दोनों साथ में ही वहां जाएंगे। तो वहीं कुछ देर के बाद अब वहां पर अलीशा भी वहीं पर ही पहुंच जाती है और अब वो अपनी गाड़ी को वहां पर बाहर निकाल कर अब वो अपनी गाड़ी को वहां पर खड़ी करके अब अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर अब वो अनिका के पास आ जाती है। अनिका के पास आकर अब वो उसे कहती है, यहाँ की लोकेशन के बारे में तुम्हें किसने बताया है? इस पैलेस को तो मामा जी ने बनाया हुआ था ना। राजमहल में अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो हम सब बस यहीं पर ही आ सकते हैं। हमें कुछ देर का टाइम मिल जाता है सोचने का यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि इस पैलेस के बारे में कोई भी नहीं जानता। अलीशा की ये बात सुनते ही अब अनिका ने कहा, ये सब बातें बाद में, पहले हम अंदर चलते हैं। वो क्या है ना कि यहाँ पर लोग फेस रिकॉग्नाइजेशन से ही ओपन होता है, इसलिए ही तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया और मैं इसीलिए ही अंदर नहीं जा पा रही थी और तुम्हारा वेट कर रही थी। इधर अनिका की इन बातों को सुनकर अलीशा हैरान थी कि अनिका को इन सब बातों के बारे में कैसे पता है, लेकिन उसकी इस बात पर अब अलीशा कहती है, हाँ वो ये लोग सिर्फ हम बड़ी माँ, मामा जी और किंग यानी कि रोहित मारवा के चेहरे से ही खुलते हैं। अलीशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, लतिका का भी तो फेस ऐड करवा देना चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो अब राजमहल की ही मेंबर है। अनिका की इस बात पर अब अलीशा ने कहा, अरे अभी नहीं, उसे थोड़ा और बड़ा होना होगा, क्योंकि अभी वो बच्ची है, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बच्ची को देखकर तो फिर हमें सेफ्टी में भी थोड़ा सा डर लगता है। इस जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी होगी उसके बाद ही ये सब कुछ हो सकता है। हमारे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहते हुए ही वो दोनों अभी आपस में बातें करते हुए ही अब अंदर की तरफ जाने लगती है। वहाँ जाने के बाद अब वहाँ पर
पर आलिशा अपने फेस मास्क को हटाकर अब अपने फेस स्कैनर के सामने अब अपना फेस स्कैनर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर अपना फेस लगाती है। कुछ ही देर में अब दरवाज़ा खुल जाता है तो वो दोनों अभी जल्दी से अंदर आ जाती है। जैसे ही वो दोनों अंदर आती हैं तो वो देखती हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। अलीसा अब अनिका से कहती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, आप हमें यहाँ लेकर क्यों आई हैं। अलीशा की ये बात सुनते ही अब अनिका के कानों में कुछ आवाज़ें आती हैं और वो अब अलीशा को उन आवाज़ों की तरफ चलने का इशारा करती हैं जहाँ से उसे ये आवाज़ आती हैं। वो दोनों ही अभी दबे कदमों से अब उसी तरफ ही जा रही थी जहाँ से उन्हें आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर के बाद जब वो दोनों वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद वो देखती हैं कि वहाँ पर तो ओमकार और प्रीति दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। उन्हें ऐसे बातें करता हुआ देखकर अब अनिका ने अपने चेहरे पर से अब अपने मास्क को हटा दिया था। इधर आलिशा अब अनिका से कहती है, आप हमें सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ पर लाई हैं क्या। अब आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, अरे नहीं, थोड़ा सा इंतजार तो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर रुको, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। ये कहते हुए ही अनिका अब प्रीति को आवाज़ लगाती है कि प्रीति। अब जैसे ही प्रीति के कानों में अब अनिका की आवाज़ सुनी तो इस आवाज़ को सुनकर अब ओमकार और प्रीति दोनों ही अब उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर अब अनिका और आलिशा दोनों ही खड़ी हुई थी। उन दोनों को वहाँ पर एक साथ खड़ा हुआ देखकर ओमकार अभी अपनी आंखों को मसलते हुए कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे ये मेरे सामने आ जाएगी। मेरी दोनों ही बहनें एक साथ मेरे सामने आई है। अरे ये सुनते ही इधर प्रीति अब ओमकार की बातों को सुनकर अब कहती है, नहीं, ये कोई सपना नहीं है ओमकार, ये सच है। अब प्रीति की इस बात को सुनकर अब ओमकार कहता है, नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, पहले तुम मुझे एक चूटी काट कर दिखाओ, तब मुझे विश्वास होगा। अब ओमकार की इस बात को सुनकर अब प्रीति भी जल्दी से उसके हाथ पर एक चूटी काट देती है और कहती है, जाग जाओ ओमकार, ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। अब प्रीति की ये बात सुनते ही अब ओमकार कहता है, आउच, हाँ, जाग गया, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही तुम मुझे कितनी ज़बरदस्त वाली चीटी काट चुकी हो। अरे मैंने इतनी ज़ोर से काटने के लिए थोड़ी ना बोला था, बस तुम्हें तो मौका चाहिए था। ओमकार इधर अपनी बहनों को सामने खड़ा देखकर अब बहुत ही खुश हो रहा था, इसलिए वो अब अपनी जगह से खड़ा होकर सीधा ही अपनी दोनों ही बहनों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इधर आलिशा बस हैरानी से कभी ओमकार को देखती है तो कभी अनिका को, क्योंकि आलिशा को तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आलिशा को तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि ये आखिर है कौन और अनिका इनसे मिलवाने के लिए उसे क्यों लेकर आई है। आलिशा की इधर हैरानी को समझते हुए ही अब अनिका उसे कहती है, आलिशा, ये ओमकार है, हमारा भाई है, ये हमारा छोटा भाई है, वो हमारे पापा के कजिन है ना, सरवन चाचा, उनका बेटा। अनिका की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, हेलो ओमकार, नाइस टू मीट यू। अब यहाँ पर आलिशा की ये बात सुनते ही अब ओमकार कहता है, हेलो दीदी, वैसे क्या आप कभी गुलेरिया हाउस आई हैं। अब ओमकार की इस बात पर आलिशा कहती हैं कि हाँ, एक बार ही गए थे हम इंडिया में, हम मामा जी के साथ मारवा हाउस ही जाते थे, वो भी कभी कभी। ये सुनते ही अब ओमकार कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बचपन में आई हैं गुलेरिया हाउस, क्योंकि मुझे बस धुंधली कुछ यादें हैं मेरी। इस बात पर अब आलिशा कहती है, अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आप अपने भाई आकाश से ही पूछ लीजिए ना। इन दोनों की बातें सुनकर अब अनिका, जो कि इन्हें सुन रही थी, वो अब कहती है, आप दोनों बातें कीजिए, मैं बस यहाँ जो काम करने के लिए आई हूँ मैं पहले उसे कर लेती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। ये कहते हुए ही अनिका अब प्रीति की तरफ बढ़ जाती है और वो प्रीति से कहती है कि प्रीति, राहुल कहाँ है। अनिका की इस बात पर अब प्रीति जवाब देती है कि दीदी वो फर्स्ट फ्लोर
पर सेकंड रूम ही में है। ये सुनते ही अवानिका सीधा ही स्टेयरकेस की तरफ जाने लगती है। तो वहीं यहाँ पर आलिशा को ओमकार ने रोक कर रखा हुआ था, क्योंकि ओमकार को तो आलिशा के साथ बहुत सारी बातें करनी थी। वो तो कितने जब से ओमकार को पता चला था कि उसकी एक बहन और है जो कि वहाँ पर फ्रांस की रानी है, तो उसने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था। इसलिए ओमकार तो यहाँ पर कविन आलिशा को देखकर बहुत ही एक्साइटेड था। उसे आभास भी नहीं हुआ कि अब कविन आलिशा उससे इरिटेट हो रही है, इसलिए लेकिन वो फिर भी उसे रोके हुए था। इधर प्रीति अब ओमकार से कहती है, देखो ओमकार, प्लीज़ प्लीज़ इन्हें जाने दो। तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारी बहन है और ये तुम्हारी बहन ही रहेगी, लेकिन इसे अभी ऐसे मत रोको। ये सब सुनकर अगर ये सिर्फ यहाँ की रानी होती ना तो ये तुमसे बात भी नहीं करती, क्योंकि ये तुम्हारी बहन है इसीलिए ही ये तुमसे बात कर रही हैं। और अब तुम्हारे इस रिश्ते को तो कोई बदल भी नहीं सकता है, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ अभी के लिए इन्हें इतना इरिटेट मत करो। प्रीति की इस बात को सुनकर अब ओमकार कहता है, मुझे किसी देश की रानी से बात करने की क्या ज़रूरत है। मैं तो बस अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस अपनी बहन से बात करनी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ये फ्रांस की रानी है, मैं इनसे इसलिए बात कर रहा हूँ, तो नहीं प्रीति, क्योंकि मुझे तो बस अपनी बहन से बात करनी थी और मैं बस अभी अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, ना कि किसी रानी से।